Fine. So again, let us revise the normal inspiration. So phrenic muscles of diaphragm contract to flatten the diaphragm, and this increases the volume by 450 ml at rest. Similarly, external intercostal muscles, they will pull the rib cage up and out, and this increases the volume around 50 ml at rest. तो जब दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases. So according to Boyle's law, pressure inside decreases. To maintain pressure inside is equal to pressure outside, air rushes inside. Okay, so इसलिए hence इसको क्या कहेंगे? Inspiration. Okay, hence inspiration. Now since two types of muscles contract, okay, so this is an active process. ठीक है, तो ये आपका एक्टिव प्रोसेस है. उसी तरह से अब हम इसका बी वर्जन लिखेंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल एक्सपायरेशन. So this is called normal expiration. Fine. Sir? So normal, हाँ बोलिए. सर जितना वॉल्यूम बढ़ा एग्जैक्टली उतना ही अंदर आएगा ना सर? कितना अंदर आएगा मैंने? ऑब्वियसली हवा उतना ही आएगा. यस सर. बट प्रॉब्लम क्या है, वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगा कि नहीं वो पता नहीं. बिकॉज Yes, आपको sir. मालूम है यहाँ आपको एडीएस माइनस करना है. एडीएस. तो यहाँ आप नोट लिखेंगे. You can write a note that the 500 ml that enters into the lungs is all not available for exchange. Okay, so you know that. क्योंकि एक ही चीज हम 50 बार नहीं बोलेंगे ना, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम उसको नहीं बोलेंगे. एनाटॉमिकल डेड स्पेस या दैट 150 ml remains behind in the conduction zone and is not available for exchange. समझ रहे हो? तो इसीलिए anatomical dead space remains behind in the conduction zone and is not available for exchange in the alveoli. ठीक है, तो ये हमारा केस है. इसीलिए आपका हम और भी नोट लिख सकते हैं. नोट 2. सो दिस इज मिनट वॉल्यूम. व्हाट इज मिनट वॉल्यूम? It is the volume of air that is inspired per minute. Now in this case at rest, तो इसलिए इसको हम लोग मिनट वॉल्यूम कहते हैं. So this is called your minute volume. Now mv is equal to breathing rate into क्या? into 500 ml. ब्रीदिंग रेट इनटू क्या? आपका वॉल्यूम जो इंस्पायर्ड पर ब्रेथ, दैट इज योर ब्रीदिंग वॉल्यूम. ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है. तो इसलिए मिनट वॉल्यूम क्या है? ब्रीदिंग रेट इनटू आपका क्या? सो इनटू योर ब्रीदिंग वॉल्यूम. ठीक है, तो इसीलिए आप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो सपोज हमारा ब्रीदिंग रेट 16 है एंड आपका ब्रीदिंग वॉल्यूम है 500 ml, तो आपका पर लीटर पर मिनट 8 लीटर्स ऑफ एयर इज ब्रीथ. ओके, नाउ यस सर. आप इसका जो सेकंड कंसेप्ट है, तो दैट इज कॉल्ड alveolar ventilation.
alveolar ventilation rate. So it is the volume of air that reaches the alveoli. Okay, that reaches Yes, sir. the alveoli and available for gas exchange per minute. तो अभी ये रेस्ट है तो रेस्ट में कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे AVR, alveolar ventilation rate is equal to breathing rate. ओके, तो ब्रीदिंग रेट इसको क्या करेंगे इनटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रीदिंग volume minus वॉल्यूम ADS. माइनस एनाटॉमिकल डेड स्पेस, इसको इस तरह से कर देंगे, ब्रीदिंग वॉल्यूम पर ब्रेथ माइनस एडीएस। ओके, इसको पर लिख देते हैं ना, नहीं तो डिवाइडेड बाय लगेगा, पर ब्रेथ माइनस एडीएस। तो आप जानते हो कि हमारा ब्रीदिंग वॉल्यूम सपोज 500 है एंड एडीएस 150 है, तो ये टोटल बन जाएगा 350 ml। तो ये आपके नोट्स हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड इस पे क्वेश्चन भी आता है आपका, तो ये सब आप जानेंगे। क्लियर? तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, एनाटॉमिकल डेड स्पेस, इसको आप याद रखेंगे, ये कंडक्शन जोन में रह जाता है। चलिए, तो अब ये हमारा नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे अभी हम लोग। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या होगा, फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, अब जिंदगी भर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। ओके, रिलैक्स, so the diaphragm becomes क्या, डूम शेप। ओके, तो डूम शेप, तो वो डूम शेप हो जाएगा। सो इससे क्या होता है, दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic device same 450 ml। External intercostal muscles relax to bring the rib cage क्या, डाउनवर्ड्स, rib cage back to normal position लिख देते हैं, है कि नहीं, back to normal position। ओके, तो उसको बैक टू नॉर्मल पोजीशन ले आएंगे। सो दिस इंक्रीजेस से हो जाएगा क्या, दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity। सो वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनसाइड क्या होगा, इंक्रीज। सो तो इसीलिए टू मेंटेन पी इन इज इक्वल टू पी आउट, एयर रशेस आउटसाइड। ओके, हेंस एक्सपायरेशन। ठीक है, नाउ सिंस okay both muscles are relaxing, since both the muscles are relaxing, expiration, okay, normal expiration, actually normal expiration क्या है, is a passive Passive process. समझ रहे हो, तो ये पैसिव प्रोसेस है, आया समझ, तो इसलिए नॉर्मल एक्सपायरेशन है पैसिव। Yes, sir. फाइन, तो ये हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया खत्म। अब बिल्कुल इसी को कॉपी करके उठाएंगे, पेस्ट अगले पेज में कर देंगे, तो लिखना कम पड़ता है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ आपके लिए, सारा बढ़िया डायग्राम ढूंढ लिया मैंने, आप लोग लेते नहीं हो वरना मजा आ जाता है ना। चलिए, ये सब अभी आपका जरूरत नहीं है, प्लूरल प्रेशर तो इधर हम लोग लिख लेंगे पेस्ट। एक्चुअली ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी आप पहले इजी वाला हजम करिए, फिर कॉम्प्लिकेटेड वाला देखिए। सो अब हमारा चला जाएगा बी। ओके,
So now we will go to B. So this is what? Forceful. Forceful. Forceful breathing, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? Voluntary. Voluntary. So this is voluntary breathing. So okay. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं such type of breathing is reported in case of speaking, coughing, yawning, whistling, playing air instruments, teaching, shouting, singing, etc. and doing yoga. कहाँ गया? अनुलोम विलोम. हाँ, singing and doing yoga or other breathing exercises. तो समझ रहे हो? तो इसलिए फोर्सफुल ब्रीदिंग ये नहीं है कि आप भाग रहे हो तो क्या है, तो जब भाग रहे हो वो भी क्या है, वो भी नॉर्मल ब्रीदिंग है, क्योंकि वो टाइडल ब्रीदिंग है। बट ये क्या हो रहा है, ये आप अपने अनुसार कर रहे हो। सो इसीलिए ये हम जब बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, यॉन कर रहे हैं, विसल कर रहे हैं, एयर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट हो गया, ओके, सारा जो मुंह से जो भी बजाते हैं, माउथ और हो गया, एटसेट्रा। तो टीचिंग, शाउटिंग, सिंगिंग एंड डूइंग योगा और अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो ये आपका है फोर्सफुल ब्रीदिंग। सो इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस। तो ये शुरू कहाँ से होगा, बोलिए? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये बिगिन करेगा एक्सपायरेशन से, फाइन। इसको पहले आपको एक्सपायर करना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, ओके, ये दोनों होगा उसके बीच में। एंड नंबर सी है फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ओके। सो ये आपका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज जिसका बात जल्दी समझ में आना भी नहीं चाहिए ना। अब सुनिए, जैसे अभी आप लोग कोई भी आर्मी का एग्जाम देने जाएंगे, तो वो आपका क्या देखना चाहते हैं कि आपका ब्रीदिंग एबिलिटी कैसा है, बिकॉज इफ योर ब्रीदिंग एबिलिटी इज पुअर यू कैनॉट रन, है कि नहीं? तो इसलिए आपका लंग्स आपके एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए वो आपका वाइटल कैपेसिटी चेक करना चाहते हैं, ओके। तो अब वो क्या करेंगे, वो आपको एक टेप आपके सीने में लगा देंगे एंड वो बोल रहे हैं चलो बेटा आप कहाँ से आए हो, नाम कैसा है, इतना मोटा कैसे हो गए हो, आर्मी में क्यों आना चाहते हो, ऐसे करके आपको गोल गोल घुमाएंगे। तो ये क्यों घुमा रहे हैं, ताकि आप फोर्सफुल ब्रीदिंग है जो नॉर्मल ब्रीदिंग ले लो, फिर वो इंस्पायर करवाएंगे। समझ रहे हो क्यों? ताकि आप नॉर्मल वाला ले लो। अगर आप नॉर्मल वाला नहीं लोगे तो क्या होगा, फिर हमें कैसा पता चलेगा कितना फोर्सफुल लिए, ओके? समझ आया कि नहीं? सो लाइक दैट। तो इसीलिए आपका फोर्सफुल में नॉर्मल ब्रीदिंग भी बीच में कुछ देर के लिए होता है, ओके? चलिए, सो नाउ लेट्स गो इन। तो अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन। क्यों? पहले जो कचरा है उसको अंदर से साफ करो। एक्चुअली इससे पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरोमेट्री।
स्पाइरोमेट्री या आप रेस्पाइरोमेट्री भी कह सकते हो। ओके, रेस्पाइरोमेट्री, अंडरस्टूड। नाउ अब सुमन जी गेस करिए कि ये आपका जो है दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका लंग्स है, समझ रहे हो? तो दिस इज योर लंग्स एंड ये आपका क्या है? सो दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। तो अब ये तो पीछे जाएगा नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? जो वर्टिब्रल कॉलम आपके पीछे Yes, sir. जाने वाला नहीं है। सो दिस इज योर व्हाट? वर्टिब्रल कॉलम, अंडरस्टूड? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये आपका आज से टच नहीं होने वाला, वो अपना जगह पर है। नाउ सपोज ये है स्टर्नम, ओके। अब सपोज इसको हम स्टर्नम बना देते हैं। स्टर्नम क्या होगा? वो नॉर्मल चेस्ट पोजीशन होगा, ओके। तो जिस जगह आपका स्टर्नम होगा वो क्या है? वो नॉर्मल चेस्ट पोजीशन है। फाइन, ये आपका नॉर्मल रिब केज है, अंडरस्टूड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं, तो कुछ ज्यादा दूर चला गया। ये आपका सपोज नॉर्मल चेस्ट पोजीशन, क्लियर? सो ये आपका नॉर्मल चेस्ट पोजीशन है। अब आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा और सांस ले रहे हो। व्हाइल ब्रीदिंग व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम, है कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो? वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा रहे हो। फाइन, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम, ओके। आपने थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाया। तो ये जो वॉल्यूम को आपने बढ़ाया, ये क्या है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए? सो दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। यस, नॉर्मल इंस्पिरेशन या टाइडल वॉल्यूम, ओके। तो इसी को आप नॉर्मल इंस्पिरेशन कह लो या फिर, ओके, हम बाहर की तरफ भी आरो निकाल देते हैं। सपोज ये आप इधर से इधर ले रहे हो एंड इधर से इधर ले रहे हो, तो ये आपका क्या चल रहा है? सो दिस इज योर टाइडल वॉल्यूम। कोई शक? अंडरस्टूड? No, sir. तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। अब ये जो आपका वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में एक हवा है जो जा सकता है, ओके। तो वन वॉल्यूम एग्जिस्ट्स व्हिच कैन गो, ओके। तो सपोज हम लोग इसको अंदर के तरफ खींचेंगे, फाइन। तो आपका एक वॉल्यूम है जो जा सकता है अगर आप फोर्सफुली एक्सपायर करोगे। अगर आप जोर लगा के हिस्सा करोगे तो क्या होगा? हम जो आप देखते हो कि नहीं, रामदेव बाबा जो हैं वो पेट अपना लेकर पीठ में लगा देते हैं, ओके। सो अभी जितने डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको बोलना चाहिए जाओ पहले आप पेट को पीठ में लगाओ, फिर प्रोटेस्ट करना, है कि नहीं? तो आप देखिए, तो ये आपका पूरा पेट को लेकर पीठ में लगा रहे हैं। तो ये कौन सा हवा निकाल रहे हैं? जो नॉर्मली तो वही था, बट अब जबरदस्ती भगाया जा रहा है, ओके। तो उसको कौन सा वॉल्यूम बोलेंगे, बोलिए? ERV. और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम वही था बट निकल नहीं रहा है व्हेन यू डोंट डू एफर्ट्स। इसको निकालने के लिए थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। कोई शक? अब ये जो वॉल्यूम बच गया ना रे बाबा, ये जो वॉल्यूम
या ना तो आवे है और ना ही जावे है, ये सिर्फ पहली बार आया था। ओके, सो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम। ये ड्यू टू क्या है? लेसिथिन। याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे लिखेंगे और छोटा कर देंगे, इसको लिखेंगे ये अरे यार दुखी कर दिया। सो दिस इज आर एंटर वी, एंड ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है किसके कारण है? दिस इज द so this is due to what? So this is due to lecithin. Okay, तो ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है दिस इज ड्यू टू व्हाट? ओके, ड्यू टू surfactant. Okay, lecithin. ओके, अंडरस्टूड? तो ये जो चीज है एक्चुअली ये क्यों है आपका? बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो अगर सर्फेक्टेंट नहीं हुआ तो ये चला जाएगा, पर जब तक सर्फेक्टेंट है ये कहीं नहीं जाने वाला। अंडरस्टूड? बट अब थोड़ा जोर लगा के हिस्सा किया जाए एंड खींचा जाए कि कितना हम बाहर खींच सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी हाउ फार वी कैन पुल आवर लंग्स। तो इसीलिए अब सपोज ये ओके, सो ये जो स्टर्नम है आपका दिस इज प्लस टीवी, समझ रहे हो? स्टर्नम यहाँ है तो हमने पहले क्या लिया है? टीवी, Tidal फिर जोर से लगाया है। inspiratory, sir. मैंने स्टर्नम से जोर नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज IRV. कॉल्ड IRV. IRV। ओके, तो ये जो वॉल्यूम है ये IRV है। अंडरस्टूड? तो इसलिए जनरली IRV को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग IRV को लेते हैं। ओके, वी टेक IRV, बट जब रिब्स वापिस आएगा तो वो एक्सचेंज होगा कि नहीं? तो वो एक्सचेंज Yes, sir. इनवॉलेंट्री है, बट सांस जो लिया आप वॉलेंट्री है। ये ERV हम छोड़ते हैं बट वापिस भी तो आएगा ना स्टर्नम, तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो अब जोर लगाओ, तो हम कहां से जोर लगा सकते हैं? इधर से इधर, एंड जोर से छोड़ो इधर से इधर। तो ये जो जोर लगा के हिस्सा कर रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड वाइटल Vital capacity. कैपेसिटी। क्या यार दुखी कर रहा है? वाइटल कैपेसिटी, एंड दिस इज ड्यू टू फोर्सफुल ब्रीदिंग। ओके, ये जनरली ये फोर्सफुल ब्रीदिंग से होता है, बट जब आप भागम दौड़ कर रहे होगे तो ये अपने आप भी होगा। अंडरस्टूड? तो वॉल्यूम सेम है और उसको आप फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये आपने नहीं किया। ओके, तो समझ रहे हो? तो वॉल्यूम में बी सेम बट टर्म इज नॉट द सेम। कोई शक? तो इसीलिए No, sir. No, ये sir. जो है ये एक्सचेंजेबल है, एंड दिस वॉल्यूम ये क्या है? ये नेवर एक्सचेंजेबल है। तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ तक है और क्या? ओके, सो दिस वॉल्यूम इज नेवर एक्सचेंज्ड। फाइन, अंडरस्टूड? सो ये आपका है स्पाइरोमेट्री। तो इसीलिए अभी जैसे हम लोग को और हवा चाहिए तो पहले ये कचरा हटाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कचरा हटाएंगे। तो जैसे आप कचरा हटाए
तो इसके जगह फ्रेश एयर आएगा कि नहीं, बोलिए। तो इसलिए Yes, sir. ये होगा Yes, sir. थर्ड, उसके बाद ये क्या होगा सेकेंड, एंड कचड़ा हटाओ इज फर्स्ट। अंडरस्टूड? क्योंकि बुक्स में आपका ये जो नॉर्मल लिखता नहीं है बीच में, तो लोग भूल जाते हैं कि भाई स्टर्नम तो यहीं आएगा ना ईआरवी के बाद स्टर्नम इधर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इसी को स्पाइरोमेट्री बोलेंगे। एंड ये आपका नीट का एक गारंटेड थुआ क्वेश्चन से। कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, बेटर ना हो No, तो sir. इसलिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन हम करेंगे। तो फ्रेनिक मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम। ओके, इधर बस हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम यूज करना है। ओके, मैक्सिमम टू फ्लैटन द डायफ्राम या शिफ्ट इट as far as क्या पॉसिबल। तो जितना धकेल सकते हो धकेलो। जैसे आपका लैट्रिन जा नहीं रहा, आप कर रहे हो कि नहीं, तो वो क्या कर रहे हो, आप प्रेशर देके चढ़ जा रहे हो उस डायफ्राम के, बेटा जा। Diaphragm to pressure. तो जितना आप जोर से धकेलोगे उतना इंटेस्टाइन नीचे जाएगा एंड उतना स्क्वीज होगा आपका रेक्टम एनस एंड टटियाओगे। समझ में आया? इसीलिए जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना जरूरी है, एटलीस्ट डायफ्राम को नीचे धकेलना पड़ेगा। तो फ्रेनिक मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम टू फ्लैटन द डायफ्राम, शिफ्ट इट एज फार एज पॉसिबल। This increases the volume of thoracic cavity maximum. ये मैक्सिमम को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कैविटी मैक्सिमम। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग द रिब केज अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मैक्सिमम। ओके, दिस इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity अगेन मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम, इसमें एक और दो मसल्स हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन से मसल्स बताइए? तो ये हमारे दो मसल्स इधर हैं। तो कौन कौन सा है बताइए? अरे बाबा। So Abdominal the and accessory internal muscles of intercostal. inhalation include sternocleidomastoid, which elevate the sternum, the scalenes, which elevate the first two ribs, and the pectoral minor, which elevates the third to fifth rib. ओके, तो इसलिए ये सारे काम करेंगे। फाइन, तो इनको हम लोग एक्सेसरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड ये क्या करता है, एलिवेट स्टर्नम। उसके बाद द स्कैलीन मसल्स। ओके, ये क्या रिब केज को पूरा उठाते हैं, फर्स्ट टू रिब्स एंड पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर क्या है, वो फ्लाइट मसल है मेन। ओके, थर्ड थ्रू फिफ्थ, थर्ड से फिफ्थ रिब्स को ये उठाएंगे। तो थर्ड से फिफ्थ उठाने से क्या होता है, क्योंकि रिब जो है आपका पूरा भाई एक मसल से थोड़ी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको अलग अलग मसल से उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको जितना जोर लगाना है। समझ रहे हो कि नहीं? सो लाइक दैट। सो तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस क्या, मैक्सिमम। So, according to Boyle's law, pressure decreases maximum. To maintain P in equal to PR, air rush, air is, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग गड़बड़ कर देते हो। ये हमारा एक्सपिरेटरी मसल है ना,
इसको हमें इंस्पिरेशन में लिखना है, ये इधर लिखेंगे। फाइन, हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो इसलिए फ्रेनिक कॉन्ट्रैक्ट्स मैक्सिमम टू forceful expiration, तो maximum to shift it as far as possible external inter, इसमें external intercostal नहीं External होगा, इसमें internal intercostals आएगा। ओके, इंटरनल, ये फ्रेनिक मसल्स इसमें आपका सर नहीं काम डोम करेगा, बना। ये एब्डोमिनल मसल्स है, हम लोग एक्सपायरेशन कर रहे हैं, सॉरी। तो एब्डोमिनल मसल्स ऑफ द क्या स्टमक, या एब्डोमिनल मसल्स ऑफ द लिखने का जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम टू पुश, ओके, टू पुश द विसेरा। तो ये क्या करेगा, टू पुश द विसेरा, ओके, अपवर्ड्स। तो जब हम पेट को करेंगे पुश द विसेरा अपवर्ड्स, which then pushes the diaphragm, okay, diaphragm more upwards, ठीक है। तो एक्चुअली एब्डोमिनल मसल्स पेट को अंदर धकेलेगा, तो आपका जो विसेरा है ऊपर जाएगा, इसीलिए वो डायफ्राम को और ऊपर करेगा। दिस डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity maximum. Internal intercostal muscles contract to bring the rib cage downwards and क्या, downwards and inwards, ठीक है, maximum. This decreases, okay, the volume of thoracic cavity maximum. अब volume of thoracic, so according to Boyle's law, pressure inside increases maximum. To maintain P in equal to P out, air is pushed outside, ठीक है। तो हम हवा को बाहर धकेल देते हैं, hence क्या है, forceful expiration, ओके, इसलिए हम इसको फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोलते हैं। हाँ बोलो सर, ऊपर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को EICM लिखते हैं। हाँ, उसको आई करो, वो तो लिखा नहीं है, वो पेस्टेड है ना, आप लोग चेंज नहीं कराते। तो मैं हो गया, तो Yes. सिंस एक्टिव प्रोसेस, तो अब सिंस दोनों मसल काम कर रहे हैं, ये एक्टिव प्रोसेस, ओके, तो इसलिए ये है, ये इधर लिखने का जरूरत नहीं है। फाइन, अब हमारा आ जाएगा फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक्चुअली हम लिख सकते थे, बट क्या है ना, सीक्वेंस में लिख देंगे और क्या। तो बी तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल लिखने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इधर क्या होगा उसके बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ओके, उसके बाद आपका आएगा फोर्सफुल इंस्पायरेशन। जैसे फ्रेनिक मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सो द डायफ्राम Maximum. क्या, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, अरे उसी को पेस्ट कर देते ना इधर, maximum, so the diaphragm flattens, becomes as flat as possible, okay, so this increases the volume of thoracic cavity, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity को बढ़ा देता है। उसी तरह एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मैक्सिमम टू क्या, पुल द रिब केज क्या, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मैक्सिमम, ठीक है। So contract maximum to pull the rib cage upward and outwards maximum. This increases, okay, this increases the volume of thoracic cavity, okay, maximum, okay, full stop। उसके बाद हमने लिखा है एक्सेसरी मसल्स है, ये लोग बढ़ा देते हैं,
तो वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी क्या होता है? इंक्रीजेस maximum. So according to Boyle's law, pressure inside decreases. Okay. So to maintain P in equal to attack, air rushes. क्या होगा? Inside. So forceful. Inspiration. ठीक है, इसको हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन बोलेंगे. Since all the muscle